नमस्कार दोस्तों, एशियन न्यूज की खास पेशकश संतुलन का समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन में आपका स्वागत है। हम दरअसल आज जो है बाजार और सरकार के रिश्तों की पड़ताल करने जा रहे हैं। ऐसा क्या है कि जब रिश्ते सरकार के साथ बाजार के अच्छे होते हैं या बाजार में जो लोग पूंजी लगाते हैं उनके रिश्ते अच्छे होते हैं तो कहीं ना कहीं बाजार उछाल पे जाता है। हम ये देखते हैं कि बाजार का गणित जो है वो आम आदमी को उस तरह से समझ में नहीं आता जैसा कि व्यापारियों को या जो बाजार में उतार चढ़ाव को समझते हैं उनको आता है। बाजार हमेशा से हमारे जीवन में रहा है। जब ये मानव सभ्यता आई और उसके बाद वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ तो एक प्रकार से बाजार था। बाद में धीरे धीरे मुद्रा चलन में आई और बहुत सारी चीज़ें आई। बाजार धीरे धीरे सशक्त होता गया। आज जो है बाजार पूरी चीज़ों का नियंता है। बाजार तय करता है कि किस तरह से पॉलिटिक्स को भी बाजार इनडायरेक्ट तरीके से तय करता है। यानी कि बाजार का मतलब है पूंजी। जिसके पास पूंजी है अब वो पूंजी धीरे धीरे अब कारपोरेट पूंजी में कन्वर्ट हो गई है। दुनिया में क्या चीज़ कैसे मिलेगी, बहुत सारी चीज़ों के अगर मैं ये सोचता हूँ मेरे देश का आदमी अगर ये नहीं जानता कि सोने चांदी के रेट कहाँ से तय होते हैं, पेट्रोल के रेट कैसे तय होते हैं, कौन लोग हैं जो चीज़ों को तय करते हैं, हम जो मोबाइल अपने हाथ में रखते हैं वो मोबाइल का रेट क्या होगा, अमेरिका की सरकार यदि उस पर कोई नीति लागू करेगी तो वो शेयर बाजार या रेट में किस तरह की तब्दीली होगी। ये बहुत सारी चीज़ें जो है बाजार और उसके रिश्ते आपस में बहुत मिले जुले हैं। यही वजह है कि बाजार ना चाहते हुए भी राजनीति पे बारीक नज़र रखता है और वो कोशिश करता है कि राजनीति स्थिर रहे। अस्थिरता जो है वो बाजार को विचलित करती है। हमने ये भी देखा अपने अनुभव में कि एक बार जो कीमतें बढ़ती हैं तो कीमतें कभी कम नहीं होती कि सरकारें बदलें पर जो बाजार में जो बढ़ी हुई कीमतें कभी कम नहीं होती। कीमतें हमेशा बढ़ती जाती हैं अधिकांश चीज़ों की। और पहले सरकार बहुत सारी चीज़ों पे जब नियंत्रण करती थी तो उससे वो भी बाजार को प्रभावित करती थी और जिसको इंस्पेक्टर राज कहा जाता था। तो उस इंस्पेक्टर राज में जो उचित मूल्य की दुकानें थीं उसमें अगर शक्कर का रेट कुछ है और बाजार में कुछ है तो उसका अंतर कैसे पाटा जाए। और धीरे धीरे जब एक उदारवादी हमारे यहाँ नीति आई या कहनी चाहिए कि खुली अर्थव्यवस्था आई तो उसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया और इस समय जो हिंदुस्तान है वो सबसे बड़ा बाजार है। अब हम चाइना को भी पीछे छोड़ रहे हैं और हम एक उपभोक्ता में, चूँकि जो एक नागरिक है वो उपभोक्ता भी है और वो बाजार पे डिपेंड है। अब ऐसा क्या होता है कि सरकारें बनती बिगड़ती हैं और ख़ास करके जो केंद्र की सरकारें हैं जब वो मजबूत होती हैं तो बाजार में एक उछाल सा आता है, एक स्थिरता आती है। अभी हमने हाल में देखा कि उसको लेकर हमारे देश में बहस जारी है कि अभी जो एग्जिट पोल आया उस एग्जिट पोल में अचानक से बाजार ने बहुत हाइप क्रिएट की और उसमें हमारे सत्ता से जुड़े कुछ लोगों ने उस पर बातचीती की। दूसरे दिन एग्जिट पोल गलत साबित हुए और बाजार धड़ाम से नीचे गिरा। अब उसमें कांग्रेस पार्टी जांच की मांग कर रही है और वो कह रही है कि ये स्कैंडल है। हम उस पर नहीं जाना चाहते, हम पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं, हम बाजार और व्यापार के रिश्तों की पड़ताल कर रहे हैं। और हम ये मानते हैं कि कोई राजतंत्र भी रहा हो या ब्रिटिश शासन रहा हो या मुगल शासन रहा हो, बाजार पे कहीं ना कहीं सत्ता का एक दबाव भी होता है, एक संरक्षण भी होता है। अगर सत्ता किसी चीज़ को प्रमोट करती, मान लो आज ये तय कर ले सत्ता कि हमको पूरे देश में कल से सोलर लगाना है, तो अचानक मालूम पड़ेगा कि सोलर के रेट बढ़ गए हैं। तो और कई बार अगर सत्ता ये तय करती, निर्णय ऐसा लेती कि हम ये चीज़ को रोकेंगे तो वो चीज़ का रेट कम हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों की सरकार के साथ कहीं ना कहीं बाजार की रिलेशनशिप होती है। हमारे साथ इस बातचीत में, विमर्श में, संतुलन के समीकरण में हम देखेंगे कि कितना सरकार का हस्तक्षेप होता है, बाजार को सरकार किस तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रित करती है या बाजार जो है वो सरकार को कितना प्रभावित करता है। ये टू वे ट्रैफिक है, वन वे तो नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही, क्योंकि जो हमारे यहाँ जिस तरह का लोकतंत्र है उस चुनाव में भी बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ती है। अभी हमने देखा कि हमारे यहाँ चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए
जो बॉन्ड थे उनको लेने की बात कही गई, और जब वो बॉन्ड की असलियत समझ में आई तो उसमें लगा कि जिन उद्योग समूहों ने इसमें पैसा दिया है उनको बहुत सारा फायदा भी दिया गया। तो एक प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को बाजार भी नियंत्रित करता है, कारपोरेट नियंत्रित करते हैं और पूंजी भी नियंत्रित करती है। तो चलिए हम समझते हैं संतुलन के समीकरण में कि किस तरह से बाजार और व्यापार ये दोनों के आपस में रिश्ते हैं, और ये रिश्तों को किस तरह से लोग देखते हैं, किस तरह से उस पर नज़र रखते हैं। जो लोग शेयर बाजार में काम करते हैं वो सुबह से देखते हैं कि शेयर बाजार की जो है उछाल कैसी हो रही है, कहाँ जा रहा है, किस पे लगाना चाहिए, कौन सी कंपनी जो है वो आगे जाएगी। बहुत सारे इसके गणित होते हैं जो इसको समझते हैं। वो मैं देखता हूँ कि टीवी पे वो बाकी चीज़ नहीं देखते, हमारे जैसे लोग न्यूज़ देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे कुछ कार्यक्रम देखते हैं, पर वो लोग शेयर बाजार देखते रहते हैं, तो उनको उसमें बहुत मज़ा आता है और वो उसको व्यापार में भी कन्वर्ट करते हैं। तो हम इस पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ जो हैं कंपनी सेक्रेटरी जो हैं एस.जी. कनकानी जी जो हैं वो हमारे साथ हैं। तो मैं सबसे पहले एस.जी. कनकानी जी से बात करूंगा कि वो इस पे अच्छे से प्रकाश डालें ताकि हम अपने दर्शकों को भी बता सकें कि ये रिश्तेदारी किस तरह की है। सभी को नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में पहली बार मैं शामिल हो रहा हूं। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर में काफ़ी समय से कंपनी सेक्रेटरी कॉस्ट अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहा हूं और स्टॉक मार्केट में पिछले करीब 25 साल से जुड़ा हुआ हूं। अभी रिसेंटली जो फॉल आया है मार्केट में 4 जून को, जिसमें ये पॉलिटिकली काफ़ी मुद्दा बन गया। अदरवाइज स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इस बार ये जनता के साथ इसको जिस तरह से पॉलिटिकली जोड़ा गया, उसमें मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने और इवन फाइनेंस मिनिस्टर ने जब मार्केट में काफ़ी पहले ही उतार चढ़ाव हो रहा था उस समय कहा था कि भाई निवेशकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमी अच्छी है। और ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट था कि हमारी सरकार आ रही, जिससे 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो आपको स्टॉक मार्केट में प्राइसेज ऊपर जाते हुए दिखेंगे। लेकिन जब सैटरडे को एग्जिट पोल्स आए और मंडे को जब एग्जिट पोल्स का प्रभाव देखा अपन स्टॉक मार्केट में, प्राय स्टॉक्स काफ़ी ऊपर थे, तो उनका यह कहना कि हमारा 4 जून को मार्केट बढ़ेगा, हमारी सरकार आएगी, तो वो तो 3 तारीख को एग्जिट पोल से ही बढ़ गया था। अब उसके बाद में एग्जिट पोल्स गलत हो गए, जिसके कारण से ट्यूसडे को मार्केट गिरा। तो इसका कोई प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर कंट्रोल नहीं करता शेयर मार्केट को। शेयर मार्केट एक्चुअली देखा जाए तो इकोनॉमी का एक तरह से बैरोमीटर है। ये जब उनको लगा कि एक स्थिर सरकार आ रही है, जो जिसको सब जगह ये परसेप्शन था, उसके बाद में जब एग्जिट पोल्स ने और इसको रिकन्फर्म कर दिया, तब उसका प्रभाव अपने को 3 जून को देखने को मिला। लेकिन जैसे ही एग्जिट पोल्स गलत हुए तो वापस मार्केट गिर गया। तो इसका ये पॉलिटिकल को कनेक्शन नहीं है। कोई फाइनेंस मिनिस्टर किसी स्टॉक मार्केट को कंट्रोल नहीं करता। उनका काम है इकोनॉमी को रन करना, इकोनॉमी की फाइनेंसेस मैनेज करना, ये सब काम है उनका। स्टॉक मार्केट में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इवन आपने कई बार देखा होगा कि जब इकोनॉमी, निवेशकों में किसी तरह से घबराहट हो जाती है ग्लोबली, या कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट लेकर के, या इवन कोई अफवाह फैला दी जाती है, तो कई बार फाइनेंस मिनिस्टर को बीच में आकर के हस्तक्षेप करना पड़ता है कि भाई निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज ऑल राइट, इकोनॉमी की अच्छी स्थिति, हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है, सब उनको बोलना पड़ता है ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हो उनको किसी तरह की घबराहट पैदा नहीं हो। तो ये इस तरह से, ये कोई मेरे हिसाब से कोई पॉलिटिकल मुद्दा है ही नहीं। जिस तरह से इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना करके और ये अननेसेसरी जो इतना डिस्प्यूट और हंगामा किया जा रहा है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, आपने देखा कि उनको सबको पता है कि स्टॉक मार्केट वन वे ट्रैफिक नहीं है कि नीचे जा रहा है तो नीचे जाता रहेगा या ऊपर ऊपर जाता रहेगा। स्टॉक मार्केट अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। जो इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनको मेरे हिसाब से सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट का नेचर कैसा है और इसमें किसी तरह घबराने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। जी, मैं थोड़ा आपसे कुछ और चीज़ें समझना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा कि घबराहट, अफवाहें जब फैलती है तो स्टॉक मार्केट जो है वो प्रभावित होता है। तो वो किस तरह की अफवाहें होती है, किस तरह की घबराहट होती है, मतलब ये भी हम एक समझना चाहेंगे कि बाजार में, ठीक है ये तो हम इस एक मुद्दे को छोड़ देते हैं, ये अभी की बात को छोड़ दें, 4 तारीख को लेके, हम सिर्फ 4 तारीख को लेके बात नहीं कर रहे हैं, हम बाजार के उतार चढ़ाव को समझना चाहते हैं आपके जरिए। एक तो होती है अफवाह और एक होती है सही खबर। तो मार्केट दोनों चीज़ पर रिएक्ट करता है। मार्केट अफवाह पर ज़्यादा रिएक्ट करता है। जब एक्चुअली कोई चीज़ घटित हो जाती है तो उसका नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट बाद में एनालिसिस करके अपना एक निर्णय लेता है। लेकिन जो मार्केट में क्योंकि आप देखेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स को
बहुत कम एक्सेस है इंफॉर्मेशन के बारे में। वो हर आदमी आजकल इक्विटी इन्वेस्ट इतने एजुकेटेड या इतने टैलेंटेड, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, सब एक दूसरे से र्यूमर्स पर काम करते हैं। किसी ने किसको कुछ बोला तो मार्केट में विदाउट वेरीफाइंग कि एक्चुअली क्या घटना घटित हुई है, जैसे र्यूमर आती है कि किसी कंपनी में उसका मैंने एमडी को किसी ने गिरफ्तार कर लिया, या कहीं पर कोई इस तरह से घटना हो गई, या किसी के बाद इनकम टैक्स रेड हो गई, तो मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है। उसके बाद में कंपनी कई बार क्लेरिफाई करती है कि हमारे यहाँ पर ऐसी कोई रेड हुई नहीं, हमारे यहाँ पर ऐसी कोई अप्रिय घटना हुई नहीं, तो उसके बाद मार्केट उस पर्टिकुलर स्टॉक वापस स्टेबल हो जाता है। तो इस तरह से मार्केट में बहुत सारी पॉलिटिकल, कंपनी स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, या कई में गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि गवर्नमेंट ये करने जा रही है, तो इतने में मार्केट का सेंटिमेंट्स बिगड़ जाता है या अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से ये एक तो अफवाह फैलाई जाती है। अब अफवाह कौन फैलाता है? ये तो स्टॉक मार्केट है। आपको ये देखना है स्टॉक मार्केट में कि जहाँ से खबर आ रही है उसकी पहले सत्यता की जांच करें कि क्या खबर सही है क्या, उसके बाद में उस खबर का उस पर्टिकुलर सेक्टर पर या कंपनी पर क्या स्पेसिफिक इफेक्ट पड़ेगा, वो आपको एनालिसिस कर फिर आपका निर्णय लेना चाहिए। और एक बात और बता दूं कि कोई भी कितनी भी अच्छी न्यूज़ हो या खराब न्यूज़ हो, मार्केट उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लेता है। तो इसलिए 2-4 दिन बाद में वापस मार्केट अपने नॉर्मल अपने रफ्तार पर आ जाता है। जी नहीं, इधर के दौर में जैसे अभी ये कम्युनिकेशन का दौर है, ये सूचनाओं के प्रवाह का दौर है। इस दौर में बहुत सूचनाएं आती हैं और हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए देखते हैं कि सुबह जब हम उठते हैं तो ऐसा नहीं था कि पहले समाज में बहुत सारी चीज़ें होती थी और वो लोगों तक नहीं पहुंचती थी, तो लोग जानते थे कि हाँ किसी जगह हुआ होगा। पर अभी क्या होता है कि छोटी सी कोई घटना होती है और वो जिस तरह से फैलती है तो लोग इतना हाइप क्रिएट करते हैं। तो एक तो हो गया समाज और एक दूसरा है बाजार, जो समाज का ही एक बड़ा हिस्सा है। तो आप जो कह रहे हैं कि जब इस तरह की कुछ चीज़ें आती हैं तो 2-3 दिन में फिर वो जब चीज़ें साफ होती हैं तो वो चीज़ें स्थिर हो जाती हैं। हम समझते हैं कि समाज का भी लगभग चरित्र ऐसा ही होता है। जब कुछ अफवाहें फैलती हैं 2-4-10 दिन लोग उस अफवाहों को भुनाते हैं, उसमें कुछ लोग हथियार उठा लेते हैं, कुछ गाली गलौज करते हैं, कुछ रिएक्ट करते हैं, फिर बाद में समझ में आता है कि ये मामला तो कुछ और था। तो इसी तरह बाजार में भी कई लोग, कई उद्योगों से प्रतिस्पर्धा होती होगी आपस में और एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी होते होंगे। तो ये अगर मान लो, जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि जो सरकार के नज़दीक उद्योग है और जो सरकार में भी उद्योग है, मैं एक छोटे उदाहरण के लिए आपसे कहता हूं कि मैं BSNL बहुत सालों से, जब से मोबाइल आया, मैं BSNL का मोबाइल रखता हूं। पर धीरे धीरे BSNL का नेटवर्क, जो सबसे बड़ा नेटवर्क था जिससे बाकी कंपनियां लेती थी, धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियों का नेटवर्क अच्छा हो गया जो BSNL से लिया। अब मुझे लगता है कि सरकार के नज़दीक ये कंपनी है, फलाने आदमी की कंपनी है, वो दुनिया का सबसे रईस आदमी बन रहा है, तो मुझे लगता है कि ये इसके पास नेटवर्क बहुत अच्छा होगा। तो अभी सरकार, जो सरकार का सबसे बड़ा उद्योग है, वो बैठ गया, जिसके पास सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, और जो प्राइवेट है, जो उसी से लाइन ले रहा था, वो बढ़ गया। ये क्या खेल है? सरकार जब बिजनेस में थी और अभी भी काफ़ी जगह आप देख रहे हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज बिजनेस में हैं, तो वहाँ पर जो भी इतने सालों से जो प्राइवेट सेक्टर जब आया है तो नेचुरली गवर्नमेंट की प्राय सभी सेक्टर्स में, काफ़ी सेक्टर्स में मोनोपोली थी। अब जब से ये प्राइवेट सेक्टर आए हैं, उनकी एफिशिएंसी, उनका कैपिटल और उनकी जो टैलेंटेड है, तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का आप एग्जांपल लें, काफ़ी समय पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स और आज के पब्लिक सेक्टर में बहुत अंतर आ गया है। टेक्नोलॉजी में देखिए, पर्सनस की इंटेग्रिटी में देखिए, या सारे सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस को देखिए, सब जगह परिवर्तन हुआ है। तो इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर के आने से जो गवर्नमेंट सेक्टर में PSUs में सुधार हुआ है, उसका मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा कारण ये कि कंपटीशन से काफ़ी पब्लिक सेक्टर में एफिशिएंसी आई है। दे आर नाउ एबल टू मेक प्रॉफिट्स और इतना एक्सपेंशन हो रहा है। और अभी आप देख रहे हैं कि पिछले इतने सालों बाद में जो पब्लिक सेक्टर का जो एक मार्केट P मल्टीपल था कि 2-2, 3-3 के P रेशियो पर थे, आज उनका P रेशियो 14-15 हो गया है। अभी भी ऑफकोर्स प्राइवेट सेक्टर से कम है। तो इसका एकमात्र कारण यह है कि नाउ ऑल दीज पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज अर्निंग प्रॉफिट्स, उनका टर्नओवर देखिए, उनके प्रॉफिट देखिए, और नाउ दे आर एबल टू कम्पीट विद द प्राइवेट सेक्टर। तो ये जो एफिशिएंसी का इंप्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं कि अब आज ऐसा कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं जिसमें एकदम से गवर्नमेंट के कुछ सेक्टर को छोड़ दीजिए, बाकी सभी जगह कंपटीशन है, और इसके बाद भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज प्राइवेट सेक्टर से कम्पीट कर रहे हैं। तो इसका एकमात्र कारण है कि नाउ दे आर एफिशिएंट, दे आर हैविंग देयर ओन प्लानिंग, मैनेजमेंट अच्छा है उनका, उनको गवर्नमेंट ने इतनी ऑटोनॉमी दी है उसको एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में, जिसके कारण से हो रहा है। अब एक बात आपने कही कि किस तरह से कोई कंपनी
पॉलिटिकली अटैच्ड है या पॉलिटिकल कनेक्शन है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये तो सभी जगह होता है, कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी कंपनी जहाँ पर पॉलिटिकल गवर्नमेंट का इतना इंटरवेंशन है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, या तो नेचुरली उस सेक्टर में जैसे ही यदि कोई फेवरेबल गवर्नमेंट आती है तो जो उस सेक्टर में कंपनियां हैं जो पॉलिटिकल रसूख वाले हैं तो थोड़ा बहुत उनको एडवांटेज तो मिलता ही मिलता है। अदरवाइज अभी जैसे आज का लेटेस्ट एग्जांपल है कि चंद्रबाबू नायडू जी जब वहाँ पर अपने कोलिशन गवर्नमेंट में है तो उनकी कंपनी हेरिटेज फूड्स, अब उस कंपनी का 3 दिन पहले जो टर्नओवर था, जो प्रॉफिटेबल, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि जब हेरिटेज फूड्स चंद्रबाबू नायडू की कंपनी है उनका शेयर अभी 3 दिन में 55% बढ़ गया है। तो इस तरह से लोगों का एक एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी के आने के बाद में कंपनी की ग्रोथ प्लान्स और बढ़ेगी, कंपनी का कोई भी अप्रूवल्स हो, सैंक्शंस हो या परमिशन हो के भटकेगी नहीं और कंपनी ज़्यादा। तो नेचुरली काफ़ी सेक्टर जहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसी निर्धारित करती है कंपनी की ग्रोथ प्लान को, तो उस पर यह फर्क पड़ता है। जी, बहुत सही बात आपने, बहुत सारी जानकारी हमको भी बहुत सारा बाजार के बारे में नहीं है, पर पहले एक पोइट्री है कि बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। तो ये मुझे लगता है कि अब आप बाजार से गुजर के ये नहीं कह सकते कि खरीदार नहीं हूँ। ये जो मॉल कल्चर है, जब इसमें जाते हैं आप तो जाते सिनेमा देखने, पर आप देखते हैं कि सिनेमा तो एक तरफ रहेगा, 5-6 चीज़ें और ख़रीद लेते हैं। तो अब आप बाजार से बच नहीं सकते और बाजार कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो मैं नवेदित तिवारी जी जो हैं उनसे चाहूँगा कि वो इस पे अपनी बात रखें। शेयर बाज़ार के ऊपर चर्चा हो रही है और ख़ास करके कि आम जनता और आम लोगों के साथ अब किस तरीके का जुड़ाव है शेयर बाज़ार का। तो सबसे पहले तो शेयर बाज़ार जो अपने आप में शब्द है यही बहुत कुछ बता देता है। शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी, और अगर आप बाज़ार में किसी भी कंपनियों के शेयर्स को ख़रीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक तरह से हिस्सेदार बन जाते हैं। और शेयर बाज़ार में ये बहुत बार चर्चा होती है, मैं पहले भी इस चैनल पर आ चुका हूँ, और ख़ास करके जब अदानी के स्टॉक्स बहुत बुरी तरीके से टूट रहे थे, तो अल्टीमेटली जो बड़ी बात है जो शेयर बाज़ार निवेशकों को समझना भी चाहिए कि आप किसी कंपनी में हिस्सेदार अगर बनने की कोशिश कर रहे हैं और वो कंपनी किसी भी चीज़ का काम करती है, सपोज़ करिए कि वो कंपनी अगर कपड़े का काम करती है तो वो 1 दिन या 2 दिन के सेल्स पर, उसकी बिक्री पर यह आधारित नहीं हो सकता कि वो कंपनी कैसा काम करने वाली है। आपको कंपनियों को समय देना पड़ता है 3 महीने, 6 महीने, साल भर, तब जा करके आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी एफिशिएंसी को समझ पाते हैं और उसके आधार पर ही आपको कहीं ना कहीं शेयर बाजार में पैसा भी लगाना चाहिए। लेकिन आज की जनता या आज का जो यूथ कल्चर है, खास करके मैं अपने ही एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ, और साथ ही साथ में ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, फिन इन्फ्लुएंसर्स की जो तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और आप देखेंगे कि वहाँ पे जो मतलब इधर पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट निकल करके आ रहा है और उसको आप हर इंस्टाग्राम, हर फेसबुक के चैनल पर लगातार चलते हुए देखते हैं। और ये जो एक तरह से कम्युनिकेशन का जो गैप है, मतलब आप आज किसी आम लोगों से पूछें जो निवेश करते हैं, उनसे ये पूछ लें कि आप क्या सुन करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अरे हमने देखा था वो सोशल मीडिया में, यूट्यूब में कि मोदी जी ने ऐसा बोला था और उस आधार पर हमने पैसा लगा दिया। तो कहीं ना कहीं ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी बिजनेस में शेयर मार्केट यानी कि हिस्सेदार बन रहे हैं, तो अगर आप किसी धंधे को समझने जाएंगे तो वो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन का चीज़ नहीं होता है। जो बिज़नेस कर रहे हैं वो सालों साल से बिज़नेस कर रहे हैं, और किसी भी बिज़नेस को बढ़ने या घटने में बहुत चीज़ों को देखना पड़ता है, चाहे वो एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो या उस क्षेत्र की किस तरीके की आय है, बहुत सारी चीज़ों के आधार पर ये पूरी कहानी कहीं ना कहीं निकल करके आती है। तो मेरा जो कहना है या जो समझना है वो ये है कि अगर आप इतना ज़्यादा आज के समय पे आप पॉलिटिशियंस को स्टॉक मार्केट के नंबर्स पर बात करते हुए सुनते हैं कि बाजार आसमान को छुएगा, और वहीं पे स्टॉक मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो पॉलिटिकल नंबर्स बताते हुए सुनाई देते हैं कि कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार इतने नंबर से आएगी और आपको बाजार आसमान की ऊंचाइयों में जाता दिखाई देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है उसे वो करना चाहिए। और ये जो गैप है और सोशल मीडिया का जो ये बज़ है जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं से कुछ ग्रिप लाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा रैंडम आप आज जियो के नेटवर्क, और हमने बात भी करी जिस तरीके से बीएसएनएल की सर ने बात करी, और हमने देखा कि इंटरनेट बड़ा आसान हो गया है, बड़ा सस्ता हो गया है, और हर घर में एक यूट्यूबर, हर एक घर में एक इंस्टाग्राम क्रिएटर आ गया है, और उसको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसके पास में शायद बहुत थोड़ा सा अनुभव हो, लेकिन कुछ चीज़ों को सुन करके वो बड़े बड़े शेयरों में निवेश करने की सलाह दे देता है, और इसी कारण से फिर जो लोगों का पैसा टूटता है और फिर वो कहीं ना कहीं एक पैनिक में क्रिएट हो जाता है, और फिर वो खबरें बन जाती हैं, हेडलाइंस बन जाती हैं। तो इसमें बहुत लंबे चौड़े तरीके से सोचने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है इस पर किसी तरीके का कोई लगाम मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने कि एक दबाव होता है सरकार का, और एक अभी एक नए इन्फ्लुएंसर आए हैं या जो बहुत जिनका एक इमेज है, जो किसी भी चीज़ के प्रोडक्ट को जब विज्ञापित करते हैं तो हमारे देश का कोई आइकॉन है, सिनेमा का बड़ा अभिनेता है, या कोई कहता है कि सही है, इन्वेस्ट करना सही है, फिर उसके नीचे एक लाइन आती है कि ये जोखिमों के अधीन है। मतलब उसी तरह आता है जैसे सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट में बहुत कुछ लिखा था, बहुत बारीक से लिखा रहता है कि ये धूम्रपान हानिकारक है, इसी तरह ये कहता है कि ये जोखिमों के अधीन है, अपना निवेश सोच समझ के करें। पर लोग उतना तक सुनते नहीं, उसके पहले ही वो सोचते हैं कि हाँ सही है। लाइन जो आपको आपके दिमाग में क्लिक करती है वो कहता सही है। तो ये इस तरह से भी होता है कि केवल सरकार नहीं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया हैं, और बहुत सारे लोग भी इसमें रोल अदा करते हैं। जैसे कि कनकानी जी कह रहे थे कि अफवाहें भी इसमें एक रोल प्ले करती है। अब जैसे कि चंद्रबाबू नायडू के बारे में जैसा आपने कहा कि भाई अभी वो सरकार में, अब लोगों को सबको लग रहा है कि ये रोल प्ले करेंगे। अब इनकी कंपनी है तो सैया भाई कोतवाल तो डर खाएगा। अब अगर इन्हीं की कंपनी है तो निश्चित रूप से ये तरक्की करेगी, ये लोग मान के चलते हैं। जैसे मैं दूसरे तरीके से आपको कह सकता हूँ कि जब कोई यहाँ शहर में कोई कॉलोनी बनाता है, कोई कॉलोनी विकसित करता है, तो वो आदमी कुछ अफसरों, कुछ नेताओं के पास जाता है और कहता है कि आप मेरे यहाँ पे प्लाट लीजिए या मेरे यहाँ मकान लीजिए। आप उसको लाख मना करो, बोलता नहीं नहीं ले लो सर। तो सरकारी आदमी थोड़ा डरता है कि अनुमति लेना पड़ेगा ये वो, फिर भी कोई कोई ले लेते हैं या कोई छुप के लेते हैं। पर उसको लोग ये प्रचारित करते हैं लाख कहने के बाद कि मैं नाम नहीं बताऊंगा, फिर वो 2-4 अधिकारियों का नाम बताते हैं कि उन्होंने, वो साहब ने भी लिया है, इन्होंने भी लिया है, उन्होंने भी लिया है। तो जो एक बाकी आदमी वो सोचते हैं अच्छा ये एसपी साहब ने भी लिया है, अच्छा कलेक्टर साहब ने भी लिया है, ये फलाने आईएएस ने भी लिया है, ये नेता ने लिया, इसका मतलब कॉलोनी रेरा वेरा सबसे बहुत क्लियर है, नहीं तो कोई आदमी क्यों पैसा लगाता। ये भी एक तरीका होता है अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने का। तो कई लोगों का प्रभाव, पर्सनालिटी का प्रभाव, सरकार का प्रभाव, ये जो है बाजार में कहीं ना कहीं दिखाई देता है। हमारे साथ जो हैं इस बातचीत में सेब खान जी हैं जो मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वो अपनी बात रखें। जी, जो स्टॉक मार्केट होता है वो 2 इमोशन से चलता है बस। या एक तो डर हो गया और दूसरा लालच हो गया। ये इसलिए होता है कि आजकल मार्केट में लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है और लैक ऑफ नॉलेज है लोगों को। और 2 तरीके की ट्रेडिंग होती है, एक ट्रेडिंग होती है, एक इन्वेस्टिंग होती है। हम ये सोचते हैं कि मार्केट में हम आज पैसे लगा के 10 साल बाद कमाएंगे, बट दूसरी तरीके की ट्रेडिंग ये होती है कि पंप एंड डंप स्कीम चलती है मार्केट में, जिससे हम अनअवेयर हैं, जो गैप अप और गैप डाउन्स पे रिलेटेड। जैसे हम अभी का एग्जांपल लें तो मार्केट बेसिकली गैप अप्स होता है और गैप डाउन होता है। तो उससे क्या होता है ना कि जो शॉर्ट टर्म में सरकार के कुछ जो करीबी लोग होते हैं उनका फ़ायदा होता है और रिटेल इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो मैं 8 साल से मार्केट में हूँ और 2 साल से ट्रेडिंग सिखाता हूँ लोगों को। तो सबसे बड़ा इसमें ये है कि हमको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टॉक मार्केट की। विदाउट नॉलेज हम घुसेंगे तो सिर्फ लॉसेस ही होगा हमारा। तो ये नॉलेज कैसे आएगा? और अगर मैं किसी अपने दर्शक से कहता हूं कि उसका इंटरेस्ट है मान लो स्टॉक मार्केट में और वो नॉलेज गेन करना चाहता है, तो इसका कोई जैसे पीएससी के लिए और यूपीएससी के लिए कोचिंग क्लास होती है, 10वीं और 12वीं में टॉप करने के लिए कोचिंग क्लास होती है, तो स्टॉक मार्केट को समझने के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशन या किस तरह की ट्रेनिंग या किस तरह पे नज़र रखना चाहिए? सरकार की एक NISM करके इंस्टीट्यूट है, वो सबसे ज़्यादा वैलिड है। वो 1,500 में कोर्सेस देती है और उसके बहुत सारी कोर्सेस हैं। सबसे पहले सबसे वैलिड हमारा तो वो हो गया कि NISM के हम कोर्स करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा डीप में नॉलेज मिलेगा। ये एक सरकार की मुहिम है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स करके गवर्नमेंट बॉडी है ये, ठीक है। सेकेंड, हम बहुत सारी ऐसी बुक्स पढ़ सकते हैं जो हमको नॉलेज दे सकती है। और थर्ड सोर्स है आजकल यूट्यूब हो गया और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हो गए, ठीक है, उनके बेस में होता है। लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि NISM के जो भी जिनको भी इन्वेस्ट करना है वो बहुत डिटेल में कोर्सेज दिए हुए हैं, मतलब 25 to 26 कोर्सेज हैं NISM के, वो लोगों को करने चाहिए। वो सबसे फ्री भी है और 1,500 के 2,000 के करीब उनके कोर्सेज आते हैं। तो सबसे पहले वो करके
हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। जी, नया इन्वेस्टर जो है, कोई भी इन्वेस्टर है जिसको अभी लगता है कि चूंकि ये दौर हमारा है, इस दौर में एक नया ट्रेंड भी आया है, लोग बहुत जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं। ये एक हर चीज़ में जल्दी, केवल पैसे कमाने की नहीं है, हर क्षेत्र में लोग बहुत जल्दी रातों रात सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, रातों रात नाम कमाना चाहते हैं। अपने ग्रुप में वो अलग से कुछ भी ऐसा करते हैं, वो चाहे ऊल जलूल ही क्यों ना हो, पर वो चाहते हैं कि मैं चर्चा में रहूं, मुझे लोग जाने, मेरा नाम हो। और जहां पैसे की बात है तो लोग बहुत सारे, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे गेमिंग के जो हैं उसमें भी लोग पैसे कमाने के लिए कूद रहे हैं। और हमने ये भी देखा पूरी दुनिया में कि जो हमारी टेक्नोलॉजी और ख़ास करके जो हमारी नई टेक्नोलॉजी है, जिसमें सोशल मीडिया से जुड़ी टेक्नोलॉजी है, जिसमें फेसबुक से लेके इंस्टा, इनके जो फाउंडर हैं, इन्होंने नई नई चीज़ों में बड़ा पैसा कमाया और दुनिया के आज सबसे बड़े आदमियों में शुमार है। जो ट्रेडिशनल काम कर रहे थे वो धीरे चल रहे हैं और जो नई टेक्निक के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये इसको भी थोड़ा ज़्यादा बताइए। जो आजकल लोगों का मेंटालिटी है ना, वो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मेंटालिटी नहीं है, वो गैम्बलिंग मेंटालिटी है। सबको रातों रात अमीर बनना है। तो उसी हिसाब से मार्केट में जितने ज़्यादा जेन्युइन सोर्सेस हैं, उससे कई ज़्यादा फ्रॉड्स और स्कैम्स हो रहे हैं मार्केट में। और जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, कलर ट्रेडिंग आ गया है और फॉरेक्स के बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, वो सारे फेक हैं। ठीक है, हमको सबसे पहले ये सब फॉल्स एक्सपेक्टेशन ही हमको लॉस की तरफ लेके जाती है। ठीक है, जैसे इन्वेस्टमेंट है, हमको इन्वेस्टमेंट से ये करना चाहिए कि 5 से 10 साल में हमारा एक जेन्युइन रिटर्न आ जाए। इन्फ्लेशन और जो बैंक के इंटरेस्ट है उनको बीट करके एक अच्छा हमको इंटरेस्ट प्रॉफिट जनरेट हो। और ट्रेडिंग में हमको ये करना चाहिए कि सबसे पहले सबसे डेंजरस चीज़ है ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग है सबसे ज़्यादा डेंजर है, क्योंकि हम एक दिन में 50% से ज़्यादा कैपिटल उड़ जाता है। तो सबसे पहले हमको जेन्युइन सोर्स में नॉलेज गेन करनी चाहिए और उसके बाद ही इन्वेस्ट और ट्रेड करने की तरफ जाना चाहिए। और अगर हमारा गैम्बलिंग का माइंडसेट रहेगा ना, तो ऐसे बहुत सारी जो ऐप्स हैं वो हर महीने वो ट्रेंडी ऐप्स होती हैं, तो हम हर ट्रेंड में के चलते हुए हम वहाँ पे पैसे डाल के डुबा देते हैं। पंकज जी हमारे बीच में हैं और वो माइनिंग से हैं। हम जिस राज्य में रहते हैं ये प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ राज्य है। यहाँ के बारे में कहा जाता है, अजीत जोगी जो मुख्यमंत्री थे पहले, वो कहते थे कि अमीर धरती के गरीब लोग, वो छत्तीसगढ़ के लोगों को कहते थे कि अमीर धरती के गरीब लोग। तो कहते थे धरती बहुत रिच है, यहाँ पे सोना है, चांदी है, सबसे अच्छा पायली खंड में हीरा है, ये सब दुनिया की बात कहते थे। हम मानते हैं कि आज खनिज में हम बहुत सारे राज्यों की बात करें, पर जितनी प्राकृतिक संपदा हमारे पास है, वो संपदा अगर हम उसका वाकई में सही उपयोग करें तो छत्तीसगढ़ कहीं से कहीं पहुंच सकता है। अब मगर होता यह है कि सरकार की नीतियां किस तरह से हैं और वो माइनिंग को किस तरह से प्रभावित कर रही, क्योंकि माइनिंग एक बड़ा बाजार है, क्योंकि वो हाउसिंग से भी जुड़ा है, वो बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे राज्य में तमाम सरकार के विरोध के बावजूद रातों रात रेत का उत्खनन हो रहा है, जो सबसे ऊपर दिखता है। और उसके अलावा जो जमीन के नीचे है, जिनको कोयला निकालने मिलता है, उनको जो एक एरिया मिलता है 100-200 एकड़ का, वो 500 एकड़ खोद देते हैं, मगर वो सरकार की सरफरस्ती में खोदते होंगे। ऐसा नहीं होता कि अगर सरकार उन पर मेहरबान नहीं हो तो उससे आगे 1 इंच नहीं खोद सकते। तो किस तरह से सरकार और बाजार, खास करके अब हम बाजार करेंगे माइनिंग का बाजार, ये किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है या एक दूसरे के साथ किस तरह प्रभावित होता है? जी, काफ़ी खनिज है और उसमें से एक खनिज है आयरन ओर भी है। आयरन ओर अपन बात करें यानी स्टील, आयरन ओर से स्टील बनता है और छत्तीसगढ़ जो है हिंदुस्तान का अराउंड 35% स्टील यहाँ से निकलता है अपने छत्तीसगढ़ से, और इसकी संभावना और बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो मेजरली आयरन ओर निकलता है वो बचेली से निकलता है, NMDC की माइनिंग है वहाँ पे, जहाँ से मेजरली स्टील निकलता है और फिर ये वहाँ से रेल से या फिर ट्रक के द्वारा ये रायपुर आता है और दूसरे राज्यों में जाता है, जिसको फिर आगे प्रोसेस करके स्टील बनाया जाता है। से TMT बार हो गया, इंगट हो गए, और ये पूरे इंडिया में सप्लाई होते हैं। इसमें संभावना तो इतनी ज़्यादा है कि आज जो 35% अपन बात कर रहे हैं अराउंड जो स्टील प्रोड्यूस करता है छत्तीसगढ़, ये इससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए था। मतलब ये
आज 4th रैंक आता है छत्तीसगढ़ का यहाँ पे स्टील प्रोड्यूसिंग में, लेकिन ये सेकंड होना चाहिए। मतलब इसको हम ऐसा बोलें 60-70% भी ये स्टील निकालने में सक्षम हैं छत्तीसगढ़ जो है, यहाँ संभावना है। लेकिन काफ़ी सारी जो दिक्कतें होती है, जो आगे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह जो है वो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ हैं, लाइक एनवायरनमेंट पॉलिसी है, पॉल्यूशन पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट से बहुत इजीली नहीं मिलती है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा समय लगाना पड़ता है। इंडस्ट्री में भी जाएँ, इससे रिलेटेड इंडस्ट्री के लिए जाएँ तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने में बहुत समय लगता है। ये सारे अप्रूवल गवर्नमेंट के जो भी हैं, प्रशासनिक कार्य जो भी अप्रूवल के हैं, ये अगर समय से मिल जाए तो छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का अग्रणी स्टेट होगा जो स्टील प्रोड्यूस करेगा, और ये हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को सप्लाई करने की हमारे पास क्षमता है। इतने इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में हैं। जी नहीं, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये बात तो आप कह रहे हैं, जैसे मान लो एक चंद्रबाबू नायडू जैसा मुख्यमंत्री बना आज से 20-25 साल पहले, और उसने तय किया कि मैं थोड़ा आधुनिक अपने हैदराबाद को बनाऊंगा, और आईटी सेक्टर में उन्होंने काम किया और हैदराबाद अचानक से चमका। कोई एक आदमी आया जिसमें सरकार नहीं आई, कोटा एक उसका उदाहरण है। कोटा में कुछ टीचरों को, जब कोटा में लोगों की नौकरी चली गई तो उनके सामने संकट हुआ कि हम क्या करें, तो उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और वो बच्चे ट्यूशन पढ़ के आईआईटी में सिलेक्ट हो गए। तो लोगों को लगा ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये बच्चे अगर आईटीआई में सिलेक्ट हो रहे हैं तो क्यों ना हम इसको धीरे धीरे बढ़ाएं। आज कोटा पूरे देश में एक बड़ी इंडस्ट्री जो है जिसमें सरकार का रोल नहीं है, पर सरकार ने बाद में समझ गई कि यहाँ पे ये कोटा की इकोनॉमी में, तो उन्होंने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। तो कई बार ये भी होता है कि कोई एक आदमी होता है या कोई एक सरकार भी हो सकती है, नीति निर्धारक भी हो सकता है, कोई एक ट्रेंड सेटर भी हो सकता है। एक आदमी आता है बाबा रामदेव, जो योग सालों साल से चल रहा था, उस योग को वो कन्वर्ट कर देता है, मतलब स्वास्थ्य में भी और बिजनेस में भी, और वो एक बड़ा मार्केट बना देता है। और सरकार को भी मजबूर होना पड़ता है कि वो विश्व योग दिवस भी मना रही है, योग पे कार्यक्रम भी कर रही है। तो कई लोग इस तरह से ट्रेंड सेट करते हैं। चूंकि माइनिंग का क्षेत्र छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, आपको क्या लगता है, जैसे आपने अभी लोहे की बात की, और बहुत तरह की किस किस तरह की माइनिंग है, किस किस तरह की यहाँ संभावनाएं हैं, क्या कुछ हो सकता है? जैसे मेरे जैसे आदमी के मन में है कि जब यहाँ पर गरियाबंद के पास हीरा है और वहाँ से हम हीरा मैनपुर के पास से नहीं निकाल रहे हैं, आए दिन हम अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, कोई छोटा छोटा हीरा बेचते पकड़े जाते हैं। तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि जब हमारे पास इतना हीरा है तो ये इसकी हम इस पर क्यों नहीं जा रहे हैं? अब यहाँ सरकार का रोल आता है। सरकार ने कहा, पिछली सरकार ने, कि नहीं करना है, हमको खोदना ही नहीं है अभी। अब सरकार को क्यों नहीं खोदना है? इसके भी कोई कारण होंगे। तो थोड़ा इस तरह की चीज़ों को ज़रा आप बताइए। डुमल रवैया जिसकी वजह से चीज़ें जिस रफ्तार से आगे बढ़नी चाहिए वो उस रफ्तार से आगे बढ़ नहीं पाती हैं। जैसे हीरा है हमारे पास में यहाँ है, लेकिन हम आज भी उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, और उसको निकाल रहे हैं लोग आके उड़ीसा से या दूसरे राज्य से आकर के लोग उसको निकाल के ले जा रहे हैं थोड़ा बहुत जो है, और वो उसका उपयोग वैसे ही हो रहा है। बट अगर सरकार चाहे इसको निकालना तो ये एक बहुत बड़ी अपनी एसेट है यहाँ पर। इसके बाद में आयरन ओर के बाद में मैं सोचता हूँ कि एक बड़ी एसेट है जो है वो डायमंड है, और आयरन ओर तो जैसा मैंने कहा वो है ही है एसेट जिसको गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जी ठीक है, अब हम चलेंगे जनक वाधवानी जी के पास जो ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं। तो मैं जनक जी आपसे चाहूँगा कि आप देखिए, अब आप समझ गए मेरे मंच को, आपको जो मन है बोलिए। हेडलाइन है संतुलन का समीकरण। शेयर मार्केट को आज की जनरेशन समझती है शॉर्टकट, बट वो शॉर्टकट नहीं है, वो एक बिजनेस है। एक जगह इन्वेस्टमेंट है और दूसरा है बिजनेस। तो अभी आप देखेंगे मार्केट कितना वॉलेटाइल है, तो उस वॉलेटाइल में ट्रेडर को चिंता करने की बात है, लेकिन इन्वेस्टर को कोई चिंता करने की बात है नहीं है। आप देखेंगे 2020 से, कोविड के बाद से हमारा शेयर मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। तो जो रियल इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट कर रहा है, उसको कहीं भी चिंता करने की बात नहीं है। अभी मैंने देखा है कि अक्सर क्या होता है, लोग जो भी नए लोग आ रहे हैं वो शॉर्ट टर्म एक कोर्स कर लेते हैं और वो निफ्टी को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम लोग ये करते हैं कि इंट्राडे में ट्रेड कर लें, निफ्टी को ट्रेड कर लें, F&O ट्रेड कर लें, लेकिन वो कभी नहीं देखते कौन सी कंपनी में ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप वाकई में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको कंपनी का बैकग्राउंड, उसकी क्या PE है,
क्या उसके रिजल्ट्स हैं, उस पर हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए। आपको प्रॉफिट मिलता है लेकिन आपको वेट करना चाहिए। कभी भी मार्केट में आप पैनिक करेंगे तो आप लॉस कर जाएंगे। ये मार्केट शेयर मार्केट है, इन्वेस्टेड मार्केट है। अगर आप ट्रेड भी करते हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेड कीजिए। इंट्राडे में नुकसान के चार्ज बहुत ज़्यादा है। और कोई टिप्स आप दीजिए। देखिए, टिप्स तो यही है, आप सब्र करें, काम कीजिए। शेयर मार्केट आपको बहुत अच्छा पैसा देता है। आप देखेंगे कुछ सालों में हमारे मार्केट में इतने सारे डीमैट अकाउंट खुले हैं, इतने सारे लोग एसआईपी में आ रहे हैं कि हमारे मार्केट में एक जो हमारे डीआईस हैं उनको बहुत ज़्यादा एक संतुलन हो गया है। बहुत एक उनको एक सपोर्ट है। जो एसआईपी यूज़ कर रहे हैं, जो एसआईपी कर रहे हैं रेगुलर विदाउट एनी पैनिक, वो प्रॉफिट में। तो अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो थोड़ा सब्र रखिए। मार्केट सब्र से प्रॉफिट ही देता है। वोलेटाइल आएगी, मार्केट ऊपर नीचे होगा, लेकिन एट द एंड आपको प्रॉफिट होता है। अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, आपका नुकसान बहुत ही कम होगा। जी, हम जिस रायपुर में बैठे हैं वो हर्षद मेहता का भी एक रायपुर है, जिसने कि शेयर बाजार में किस तरह का गुल खिलाया था। तो ये क्या होता है, मतलब ये इसको थोड़ा समझाइए। अगर उस पर इतना क्लियर बोलना अगर आपके चैनल पे अलाउ है तो देखिए, उनको मार्केट जी तो मार्केट में उनको नुकसान नहीं हुआ। वो मार्केट से शायद कहीं ज़्यादा ऊपर हो गए थे और कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आए थे, तभी उनका नुकसान हुआ है। आप देखिए, जिस टाइम ने उन्होंने एसीसी को बढ़ाया, उसके साथ जो लोग इन्वेस्ट किया उन्होंने वो भी बढ़ गए, लेकिन मार्केट को उनको क्रैश नहीं हुआ, कोई भी शेयर डाउन नहीं हुआ। हर्षद मेहता को ही डाउन कर दिया गया। ये काला सच है कि हर्षद मेहता को डाउन कर दिया गया, इसलिए मार्केट डाउन हुआ। मार्केट कारण हर्षद मेहता डाउन नहीं हुए। ठीक, चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम सुरेंद्र सिंह जी के पास चलेंगे। सुरेंद्र जी, हम चाहेंगे कि अब आप अपनी बात रखें। जी सुरेंद्र जी। अगर शेयर खरीदते हैं तो अपने को उस कंपनी के बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि ऐसा तो है नहीं कि हम सारी शेयर खरीद लेंगे। जितनी भी शेयर मार्केट में कंपनी है, हम 2-4 कंपनियों के ही देखते हैं, जो अच्छी कंपनी है उसके ही शेयर लेते हैं। तो उसका बैकग्राउंड हमको देखना चाहिए कि कब स्टार्ट हुई है, क्या कर रही है, कितना प्रोग्रेस करी है, कितना ये ऊपर गई है। ये सब चीज़ देखने के बाद ही अपन को उसमें हाथ डालना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़, आज जो शेयर मार्केट में लोग डाउन होते हैं उसका एक ही रीज़न है कि वो ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, आप उसको इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्ट करके रख दीजिए, तो आप कभी भी इसमें लॉस पे नहीं जाएंगे। वो बाई द वे ऐसा होए कोई कंपनी डूब गई तो लॉस हो सकता है, अदरवाइज नहीं। जैसे अपना आरकाम रॉयल कंपनी का अपना ये आरकाम का डूबी है, उसमें काफ़ी लोग डूबे हैं, मेरा भी उसमें पैसा गया था। तो वो एक ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो डूब जाती है। अदरवाइज मतलब अगर अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी कंपनी पे तो डूबने के चांसेस कम रहते हैं। और मार्केट की जहाँ तक बात है, सरकार अब नई बन रही है हमारी। सरकार से जब भी इलेक्शंस होते हैं, सरकार बनती है, व्यापारी को सरकार से बहुत उम्मीदें होती हैं कि वो व्यापारियों के लिए कुछ करेगी। लेकिन अभी हम इधर देख रहे हैं कि काफ़ी समय से जब से ये जीएसटी लगी है, वह व्यापारी बहुत परेशान हो रहा है उसमें, क्योंकि जीएसटी का अभी तक सरकार पूरी तरह से उसको नियंत्रण में नहीं ले पाई है। आज भी उसमें संशोधन हो रहे हैं, और वो संशोधन मतलब मेरे ख्याल से आज 1200 से 1400 संशोधन हो चुके हैं जीएसटी में। उसके बाद भी मतलब कुछ नई उसमें जीएसटी में ले आते हैं, प्रावधान ले आते हैं, उसमें काफ़ी परेशानियाँ आती हैं। हम लोग कल ही कमिश्नर रजत बंसल जी से मिल के आए हैं। काफ़ी हमको परेशानियाँ अभी आई हैं ई-वे बिल में, जो उन्होंने वापस चालू कर दिया है। जिले पहले क्या था कि कुछ को उन्होंने छूट दी हुई थी, अब इन्होंने पूरे पे उन्होंने ई-वे बिल लगा दिया है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो जीएसटी में हम लोग को बहुत परेशान करती है व्यापारियों को, और उसमें हम कागजी कार्रवाई में वो इतने उलझे रहते हैं। मान लो कोई रिटेलर है, अब रिटेलर है, वो दुकान कर रहा है, उसके बाद 10 ग्राहक खड़े हैं। अब वो 10 ग्राहक को वो बिल बना के देगा कि वो सामान देगा या उसको सामान दिखाएगा। बहुत सी चीज़ें हैं। अब एक कंप्यूटर या एक फ्रिज लेने आप जाइए, आज 40-50 हज़ार 60 हज़ार रुपये की तो ऐसे ही आ जाती है। अब 50 हज़ार के ऊपर ये लोग बोलते हैं ई-वे बिल निकालिए। अब वो ई-वे बिल निकालता रहेगा कि ग्राहक को देखेगा। इस टाइप की व्यापार में काफ़ी परेशानी आई है, जिस पे सरकार को सोचना चाहिए कि व्यापार को जितना फ्री करेंगे उतना सरकार को फ़ायदा होगा। जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। आप एक बात कह रहे थे तो मुझे थोड़ा लगा कि थोड़ा विषयांतर किया जाए। आपने कहा कि कंपनी के बारे में पूरी जानकारी ले लेना चाहिए और बैकग्राउंड देखना चाहिए। ये हमारे को ये सब लोग सबक देते हैं। हम लोग अपने जीवन में जो हमारे भारतीय परंपरा में है कि जब हम शादी के लिए जाते हैं तो कुंडली भी मिलाते हैं।
36 गुण भी मिलाते हैं, परिवार को भी देखते हैं, उसके बाद भी धोखा हो जाता है हैं? और लगता है कि लगता है, और ये भी हमको मालूम है, हम ये भी कहते हैं कि जोड़ियाँ ईश्वर के यहाँ से बनती है, केवल यहाँ ढूंढने का काम जो मैरिज ब्यूरो या पंडित या रिश्तेदार करते हैं, पर उसके बाद भी खेल बिगड़ जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम तमाम तरह की हमको जानकारी मिले, मतलब मैं उसका एक उदाहरण आपको छत्तीसगढ़ में दूं। जी बिल्कुल। जिस ऊंचाइयों तक आरकम पहुंचा था उसको देखते हुए हर बंदा आरकम में मतलब रिलायंस कम्युनिकेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था। तो अब वो भेड़ चाल है, हम लोग तो जितने भी लोग हैं शेयर बाजार में, भाई हाँ ये कंपनी बढ़ रही आगे ये ले लो, ये कंपनी बढ़ रही ये ले लो, जिसके शेयर बढ़ते हैं उसको ले लेते हैं। अब किसी भी हमारे सरकार के किसी मिनिस्टर ने कोई एक बात ऐसी बोल दी, धड़ के पूरा शेयर बाजार गिर जाता है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब इससे रिलेटेड मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। सरकार कुछ भी बोलती रहे, भाई बिजनेस तो अपनी जगह, सरकार बिजनेस ही चलाती है। सरकार क्या करती है, सरकार नियम बनाती है, लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए कि हमारी एक आवाज़ से अगर मान लो शेयर बाजार पूरा धड़ाके के गिर जाएगा या एकदम से ऊपर उड़ जाएगा तो उसमें कितने लोग मर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। पर सरकार में जिस तरह के लोग किसी भी सरकार में हो, जितने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं सार्वजनिक मंचों से और कुछ भी बोलते हैं, तो कई बार ये लगता है कि इनको बाजार तो छोड़ो, इनको समाज की भी चिंता नहीं है। तो बिल्कुल नहीं है सर। कई लोग ऐसे लोग हैं कि आज आप देख लीजिए जेल में बंद हैं, उनके ऊपर 50 केस चल रहे हैं, लेकिन उनको हमारा संविधान ही गलत है सर। काफ़ी कुछ सुधारना है संविधान में, कहीं भी ऐसी बात नहीं कि जो संविधान एक बार बन गया उसमें सुधारा नहीं जा सकता। नहीं, उसमें तो इतने संशोधन हो चुके हैं पहले, और होने चाहिए सर। आज जो जेल में बंद है उनको बिल्कुल इलेक्शन नहीं लड़ने देना चाहिए सर, बिल्कुल नहीं देना है। भाई ऑलरेडी आपके ऊपर ऐसे इल्जाम लगे हुए हैं, उसके बाद आप उनको संसद में बैठा लेंगे। आज किसी को आपने आतंकवादी बना करके आपने जेल में बंद कर दिया, कल वो सांसद में खड़े होकर आपके सामने बात करेगा सर। ये कौन सा संविधान है? नहीं, पर ये इसका एक दूसरा पक्ष में बताता हूं कि कश्मीर के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को आतंकवादी बना के जेल में रखा गया है। वो आदमी ना चुनाव प्रचार में गया ना कहीं गया। उसके लड़कों को लगा कि हमारे पिता के साथ जाति हुई है, तो वो जनता के बीच गए और उन्होंने अपने पिता, तो अभी फॉर्म भरने भी नहीं आए हैं वहाँ से भरे, उन्होंने कहा कि हमारे पिता के साथ जाति करके इसको निरपराध आदमी को फंसाया गया, और उन्होंने जनता के बीच जाके प्रचार प्रसार किया। उन्होंने, उसके पिता ने जेल में रहते हुए सबसे बड़े नेता को हरा दिया कश्मीर के। तो ये एक प्रतिरोध है। देखिए, डेमोक्रेसी है, ये एक प्रतिरोध है कि एक आदमी को ये कहने का अवसर मिला कि कोई जब सुन नहीं रहा है, तो उसके लड़कों ने ये एक प्रतिरोध दर्ज किया और जनता ने उसके साथ खड़े होकर ये किया। ये एक तरीका। दूसरा, मैं जो, ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या होता है कि अगर हमारी सरकारें या हमारा जो लोग हैं वो अगर बायस तरीके से भी बहुत लोगों को जेल में डालते हैं, और वो जेल में, अभी हमारे एक पत्रकार थे बड़े, उनको 2 साल जेल में रखा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदमी का कोई अपराध नहीं था, पर वो अभी छूटे, पर वो 2 साल जेल में रहे। कई लोग, ऐसा होता है कि जो भी सरकार हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, सरकारें जो हैं जब उसके खिलाफ कोई बोलता है, उसके खिलाफ कौन बोलता है? व्यापारी कभी नहीं बोलेगा ज़्यादातर, क्योंकि उसको बिजनेस करना है। उसके खिलाफ बोलेगा कोई जर्नलिस्ट, कोई एक्टिविस्ट, कोई पार्टी का नेता। पार्टी का नेता जेल जाता है तो उसको फायदा होता है, क्योंकि बाहर आता तो कहता साहब मैं तो जनता के लिए गया था। पर कोई पत्रकार कहता है तो उसको बहुत बार वो जनता की आवाज़ के लिए कहता है, और उसको, जैसे आज 2 दिन से मैं सुन रहा हूँ, कल भी राहुल गांधी जी ने भी पत्रकारों को गरियाया मंच से, और आज मोदी जी ने भी गरियाया, कहा कि आप ब्रेकिंग न्यूज़ पे मत जाना। कल राहुल गांधी ने कहा कि अरे ये तो सब मीडिया का खेल है। तो ठीक है, क्योंकि इसमें पत्रकार भी जिम्मेदार हैं, पर हाँ, एक प्रतिरोध जो है डेमोक्रेसी में इस तरह से भी होता है। उसके बारे में आप ठीक कह रहे हैं कि हमको सोचना चाहिए कि किस तरह से हस्तक्षेप हो। अब रायपुर की घटना है, अपनी IS चौरसिया, इन्होंने भी आपके एक पत्रकार को जेल में डाला था, उनका मकान भी तोड़ दिया था। आज वो, जब वो कोर्ट में गई थी तो वो पत्रकार उनके पीछे बहुत पीछे पड़ा था, बहुत उसने ऐसे क्वेश्चन पूछे, वो एक शब्द नहीं बोल पाए। तो ये बिल्कुल हकीकत है, जो कुर्सी में बैठता है वो कई बार ऐसे निर्णय ले लेता है जो कि नहीं लेने चाहिए, लेकिन वो कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। और रही बात जहाँ मतलब हम पब्लिक में जाते हैं, मतलब किसी, जैसे आपने उसका एग्जाम्पल दिया कश्मीर का,
तो वो जीते हैं, नो डाउट। उनको एक मतलब काफ़ी अच्छी मार्जिन से जीते हैं, उनको पब्लिक ने वहाँ पहुँचा दिया, ठीक है। मेरा ये कहना है सर, जब तक फैसला नहीं हो जाता कोर्ट का, भाई आज वो मतलब जेल गए हैं तो कोर्ट के फैसले से ही जेल गए हैं, कोर्ट ने उनको बरी नहीं किया है। जब तक उनका फैसला नहीं होता तब तक ऐसा संविधान होना चाहिए कि कोई भी हो, मतलब कोई ऐसा, हम किसी कम्युनिटी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा भी है, अमृतपाल सिंह जेल से बैठ के वो लड़े हैं, वो भी जीत गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मतलब एक साफ सुथरा जो इलेक्शन हो उसमें, और अच्छे लोग अगर संसद में पहुंचते हैं, पढ़े लिखे अच्छे लोग पहुंचेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। इस वाली संसद में भी जो लोग पहुंचे हैं, कल उनका आपराधिक रिकॉर्ड जारी हुआ था, क्योंकि अभी चुनाव आयोग ने एक नई बात की है कि जो भी फॉर्म भरता है उसको अपना जो भी रिकॉर्ड है वो अखबार में और टीवी में प्रसारित करना पड़ता है। तो हम लोग लगातार, चूंकि वो विज्ञापन मिलता है चुनाव आयोग की तरफ से, तो उनका हम लोगों ने इन पे क्या क्या धाराएं हैं ये हम लोगों ने प्रचारित किया और उसका पैसा मिलता है, वो विज्ञापन के रूप में जाता है, खबर के रूप में नहीं जाता। पर इसके बावजूद वो कहते हैं साहब ये पॉलिटिकल हम पे केस लगे थे, ये लगे थे, लोग बहुत तरह की बातचीत करते हैं। चलिए इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं, शंकर बजाज जी से हम बात करेंगे। शंकर बजाज जी। सरकार और व्यापार ये एक रिश्तेदार होते हैं। एक प्रकार से अगर आप और मेरे संबंध 10 साल 15 साल के हैं, 5 साल के हैं, एक विश्वास जमता है और विश्वास से ही व्यापार चलता है। उसी प्रकार अगर कोई सरकार 5 साल तक कंटिन्यू रह रही है और फिर वो अगली बार भी आगे आ जाती है तो 10 साल का रिलेशन हो जाता है, तो उससे एक व्यापारी का माइंड सेट होता है कि ये सरकार इस नीति को फॉलो कर रही है, हम उस प्रकार से उस प्रकार व्यापार करते हैं। उदाहरण के लिए मैं उद्योग जगत से हूँ, एमएसएमई उद्योगों को जो सरकार है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और अच्छा खासा ग्रोथ भी किया है एमएसएमई ने। उसी प्रकार अगर 4 तारीख का जब न्यूज़ आया और सरकार गिरने की संभावना हो गई तो उस समय कहीं ना कहीं हलचल हो गई। क्यों? क्योंकि वो रिश्ता था 10 साल का, वो टूटा। इससे कारण आपके शेयर मार्केट भी टूटे होंगे शायद। लेकिन आज जैसे मालूम पड़ा कि फिर सरकार भले गठबंधन से मर रही लेकिन बन रही है, तो आज शेयर मार्केट भी ऊपर हो गया। ऐसे उद्योगों को भी लगा नहीं यार ये सेम सरकार रिपीट हो रही है, नियम चेंज हो गए लेकिन उनकी दिशा और दशा वो सेम रहेगी। तो इसी प्रकार क्या होता है, कोई भी सरकार जब बनती है तो अगर वो लंबे समय तक चलती है तो नीति और रवैया सेम रहने से व्यापारी उस प्रकार से व्यापार करता है और उसको संतुलन मेंटेनेंस करके उस प्रकार से व्यापार करता है। यही मेरा कहना था कि सरकार चेंज होने से व्यापारी को फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। अब जैसे आपने कहा, अभी बहुत अच्छी बात कर रहे थे आप कि जीएसटी, जब हमारे यहाँ जीएसटी कानून लाया गया तो कहा कि दूसरी आज़ादी की तरह जश्न मनाया गया 12 बजे रात को, एक देश एक कानून, एक देश एक टैक्स। पर वो कालांतर में जब कोई चीज़ आती है और सरकार उसको लाती है तो वो बहुत ऐसी मंशा प्रकट करती है कि बस अब राम राज्य आने वाला है, कल्याण मतलब आपका तय है, आपके दरवाजे पे खड़ी है सरकार मदद करने। पर जब वो इम्प्लीमेंट करती है और उसकी ब्यूरोक्रेसी और उसके जो लोग उसके लिए काम करते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि आप कल ही रजत बंसल से मिल के आ रहे हैं, तो आप लोगों को जीएसटी में अभी भी दिक्कत हो रही है और उसमें लोग उलझ रहे हैं। तो जो बाबू लोग होते हैं, बाबू इन द सेंस जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, चूंकि वो व्यापारी नहीं है तो वो बहुत सारी कठिनाई को नहीं जानते व्यवहारिक, और वो इस तरह के बहुत सारे नियम बनाते हैं। तो ये कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता तो है बहुत अच्छा कि एक देश एक कानून, वाह यार क्या बात, सबके लिए एक कानून होना चाहिए, पर आप उसके पीछे की मंशा या लोगों के रिचुअल्स, उसके रीति रिवाज, वो बहुत सारी चीज़ें एक तरफ हो जाती। कई बार चीज़ें, चूंकि सरकार के पास सबसे बड़ा प्रचार तंत्र होता है, उसके पास मीडिया होता है, तो वो वाला उजला पक्ष दिखाती है। उसका एक दूसरा पक्ष भी होता है और वो पक्ष लोगों को जब बाद में पता होता है तो वो एक नए तरह से चीज़ें विरोध के रूप में सामने आती है। चलिए हम अवनीत सिंह जी से बात करेंगे, टूर एंड ट्रेवल्स से हैं। अवनीत जी बताइए। सर आपका आज का जो टॉपिक है संतुलन का समीकरण, उसको अगर ध्यान से देखा जाए तो वाकई हमारे राज्य में चरितार्थ हो रहा है। अब चरितार्थ ऐसे हो रहा, संतुलन था नहीं पिछले 5 साल, चूँकि कुछ कम्युनिकेशन
गैप था, सरकारों का आदान प्रदान में कम्युनिकेशन गैप था, जो तो अब संतुलन भी बन गया है और समीकरण भी अब बैठ जाएगा, क्योंकि केंद्र में भी नई सरकार आ चुकी है। पिछले 5 वर्षों से सरकारें आती हैं जाती हैं, सभी दल अपने तरीके से अच्छा काम करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी, मैं राजनीतिक दल, विशेष राजनीतिक दल में नहीं जाता, वो अपने स्तर पर अपना प्रयास करते हैं। मगर ये बात भी सच है कि पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने जो डेवलपमेंट एक्सपेक्ट की थी, जो सोचा था, वो हो नहीं पाया। उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि मैं अपने टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री या एविएशन इंडस्ट्री से ही बात करूं, आप देखिए प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है एविएशन सेक्टर को लेकर, उड़ान। उसका मतलब है UDAN, उसका फुल फॉर्म वो लिखते हैं उड़े देश का आम नागरिक। मतलब उनका एक नारा है कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज एयरफेयर्स हम देख रहे हैं कि किस ओर जा रहे हैं। हमारी जो एयरपोर्ट्स हमारे पास में एक अच्छी दिशा में, इंफ्रास्ट्रक्चर में नेशनल लेवल पे एक इंफ्रा डेवलप जरूर हुआ। 75 एयरपोर्ट थे लगभग 2014 के आसपास, आज लगभग 140 एयरपोर्ट लगभग ऑपरेट हो रहे हैं, और उनका विजन है कि ये 350 एयरपोर्ट होने चाहिए। मगर एयरपोर्ट डेवलप करने से क्या होगा? आपके पास में फ्लाइट्स नहीं है। रायपुर आज इतना बड़ा क्षेत्र है सर, आज मैं कहता हूँ सेंट्रल इंडिया में सबसे अच्छा, डोमेस्टिक में सबसे, हम पूरे इंडिया में सर सेकंड लार्जेस्ट है। सबसे अच्छा अवार्ड हमको मिलता है, हमारे पास सबसे ज़्यादा पैसेंजर है डोमेस्टिक कैटेगरी में। नागपुर और इंदौर को हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो अभी इंटरनेशनल हो गए हैं। डोमेस्टिक कैटेगरी हम सब भी अभी भी सेकेंड कैटेगरी में पूरे इंडिया में। मगर उसके बाद भी आप देखिए लगभग 25-30% की कटौती हुई है हमारे पास में फ्लाइटों की। हम सभी व्यापार वर्ग से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, कई सालों से हमारे पास से कार्गो छीन लिया गया है। इसकी लगातार छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, कैट ने, लगातार अनेक व्यापारिक संगठनों ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। हमारे पास लास्ट में एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी आए थे, हमने उनको भी दिया। साल बीत जाते हैं, 3-3 साल बीत जाते हैं, वो उस पर कोई सुनवाई होती नहीं है। कार्गो से क्या इफेक्ट आता है आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जिनका काम लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है उनको इस चीज़ की अहमियत पता है कि कार्गो से क्या दिक्कतें आती हैं। जो आपका डॉक्यूमेंट, आपका कोई अर्जेंट डॉकेट, चूँकि हम लोग इस डॉक्यूमेंट को DTDC या अनेक कार्गो इसके कोरियर सर्विसेज के थ्रू भेजते हैं, वो कार्गो के थ्रू ही जाती है। अभी हमारी ये स्थिति है, राजधानी, इतनी बड़ी राजधानी होने के बाद, इतनी बड़ी आर्थिक व्यवस्था हम यहाँ छत्तीसगढ़ से, और पूरा उड़ीसा का मार्केट, सेंट्रल इंडिया का मार्केट बहुत हद तक रायपुर और छत्तीसगढ़ पे डिपेंडेंट है। उसके बावजूद हमारे पास में आज कार्गो सर्विसेज नहीं है। हमको पहले यहाँ से बाय रोड हमारा जो डॉकेट है या डॉक्यूमेंट है या ट्रैक, जो भी कंसाइनमेंट जाता है, वो पहले नागपुर जाता है, उसके बाद मुंबई पहुंचता है। जबकि हमारे पास में मुंबई की 3-3 फ्लाइट्स अवेलेबल है, या दिल्ली है 5-5 फ्लाइट्स अवेलेबल है, बट वो पहले नागपुर जाता है। ये विडंबना है, ये व्यवस्थाओं की विडंबना है कि हम इतना कम्युनिकेशन करने के बाद, तमाम व्यापारिक संगठनों के दबाव के बावजूद सरकारों के कानों में जू नहीं रेंगती है। इसके अलावा सर मैं आपको बताना चाहूँगा, एविएशन के अलावा हमारे टूरिज़्म में इतना बड़ा, आपने बात शुरू करते करते कार्यक्रम में शुरू में कहा कि उज्जैन एक कॉरिडोर के रूप में डेवलप हुआ, और वो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को बहुत बेनिफिट पहुँचा रहा है। मैं 100% आपकी बात से सहमत हूँ। ना सिर्फ उज्जैन, अयोध्या और तमाम काशी, मतलब तमाम हमारे पास में ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसी ऐसी जगहें हैं हमारे पास में, तो इतनी ब्लेसिंग्स है कि अध्यात्म में हो या योगा में हो, इतनी जगहें हमारे पास में। डेवलपमेंट नहीं है, बट डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रा डेवलप नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। छोटे छोटे देश हैं सर, साउथ ईस्ट एशिया के, थाईलैंड है, बाली है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, छोटे छोटे राज्य, हमारे एक स्टेट से भी छोटे उनके जोग्राफिकल एरिया है। उसके बावजूद उनकी जो अर्थव्यवस्था है, उनकी पूरी GDP है, लगभग पूरी GDP उनकी टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। मालदीव्स का हमने लेटेस्ट में हमने केस देखा कि कुछ इश्यूज
क्रिएट हुए भारत सरकार की ओर से मालदीव सरकार के साथ, तो एक भारतीयता के नाते हमने उसको अवॉइड किया, हमने बेचना भी अवॉइड किया। मतलब लोगों ने जाना भी अवॉइड किया, नहीं यार हमारा अगर इनसे रिलेशन अच्छा नहीं है, हमारे देश का रिलेशन अच्छा नहीं, हम नहीं जाएंगे। वो इतना नुकसान खाए उस चीज़ पे, हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है, खर्चा करने वाले जो लोग हैं वो हमारे पास है, व्यापारी वर्ग इतना लोग ट्रैवल करते हैं, मगर हमारे पास में लंबा, आप देखिए कांडला एयरपोर्ट से लेके गुजरात पोर्ट से लेके पूरा ये गोवा, साउथ, कर्नाटका, केरला, फिर आपका तमिलनाडु से होते हुए पूरा बंगाल तक, उड़ीसा बंगाल तक लंबा चौड़ा हमारे पास में एक क्षेत्र है, मगर ये पूरा शून्य, सिवाय 5 से 10 स्थान को छोड़ के आप देखिए ये पूरा का पूरा शून्य है। अगर इतना बड़ा पोर्ट एरिया अगर किसी अन्य देश के पास होता तो वो शायद कहाँ से कहाँ आज जा सकते थे। हमारे देश में कोई कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी नहीं है, व्यापारी इतनी मेहनत से काम करते हैं, अपने इस देश को बढ़ा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं उदासीनता सरकारों के देखी गई है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो पहले की हो या अब की हो। जो कार्य होने चाहिए वो अभी तक नहीं हुए। टूरिज़्म एक बहुत बड़ा पार्ट है। कहीं ना कहीं हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो हम स्मार्ट टूरिज्म की भी बात करनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमको ये चैनल बंधा हुआ है, कोई आज मैं टूरिज्म वाला हूँ तो माइनिंग वाले हैं, कोई एफएमसीजी से है, कोई इंडस्ट्री से, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर किसी एक की भी चेन टूटेगी तो हम सब टूट जाएंगे। तो हाँ, इस सरकारों को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि किसी की चेन ना टूटे। आप कैसे अपनी जो आपको गॉड से ब्लेसिंग्स हैं या भगवान से मिली हुई चीज़ें, आपको इतनी सुंदरता प्रकृति के रूप में मिली हुई है, उसको कैसे संवार सकते हैं और अर्थव्यवस्था को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। हम तमाम बड़ी बड़ी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, मगर वो धरातल पर सर शून्य नजर आती हैं। चूंकि सरकार की मंशा अच्छी होती है, कोई भी सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उनकी मंशा अच्छी होती है, बट वो इम्प्लीमेंट में शून्य होते हैं, जीरो होते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। चूंकि इम्प्लीमेंट अधिकारी को करना होता है और वो शायद अपने चैम्बर से बाहर निकलने में ही मतलब निकल नहीं पाते हैं। हमारी इस पूरी बातचीत को, जैसा मैंने कहा कि आप YouTube पे, टाटा प्ले पे और जियो पे और तमाम चीज़ों पे देखेंगे। हम इसका एक लिखित वर्जन भी, जो मैं जिस अखबार का प्रधान संपादक हूँ, मैं सुभाष मिश्रा हूँ, जो एशियन न्यूज़ का भी प्रधान संपादक हूँ और आज की जनधारा का, तो उसमें भी हम इसको पूरी बातचीत को छापते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी पूनम सेन जो है, पूनम ऋतु सेन, ये मेरे साथ सहयोगी हैं। इम्तियाज़ अली मेरे सहयोगी हैं, प्रसाद मेरे सहयोगी हैं और ये मेरे सहयोगी हैं, दोनों मेरे सहयोगी हैं। हम मिल के इस कार्यक्रम को तैयार करते हैं। ये 2 दिन ये कार्यक्रम देखेंगे। तो देखिए एशियन न्यूज़ पर संतुलन का समीकरण, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।